हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशन में अब तक हम लिंकेज, सेक्स लिंकेज तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हमें एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट डिस्कस करना है, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। लिंकेज, सेक्स लिंकेज तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब सेक्स डिटर्मिनेशन के थोड़े से क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में दिए हैं और उसके बाद ह्यूमन जेनेटिक्स के दिए हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स के साथ साथ ही पॉपुलेशन जेनेटिक्स, प्रोबेबिलिटी और ह्यूमन डिसऑर्डर, ये सारे क्वेश्चन हैं लास्ट तक के। इसमें भी कई छोटे छोटे इजी क्वेश्चन भी हैं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, इनके आंसर्स वगैरह क्या जो हैं, ठीक है। 245 नंबर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक इससे पहले कि हम कर चुके हैं। नाउ 245 क्वेश्चन में क्या दिया है? इनिशियल क्लूज अबाउट द जेनेटिक क्रोमोसोमल mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiment carried out। एक्चुअली इस लैंग्वेज को ज़रा ढंग से समझें पहले अपन। इनिशियल क्लूज अबाउट द जेनेटिकल एंड क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दोनों पढ़ा था अपन ने, ठीक है। कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट ऑन। ये जो दोनों हैं, ये एक्सपेरिमेंट किस पर किए गए? हमसे ये पूछा गया है कि भाई जो हमने क्रोमोसोमल थ्योरी, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी, इन पर जो भी काम किया है, इनके एक्सपेरिमेंट किस पर कैरी किए गए, किस पर किए गए? तो एक्सपेरिमेंट हम जानते हैं ह्यूमन, बर्ड, प्लांट्स और इंसेक्ट में, इंसेक्ट पर ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन का ज़्यादातर स्टडी इंसेक्ट्स पर हुआ है, इंसेक्ट पर ही इनकी स्टडी की गई है और इंसेक्ट में ही हमें हर तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन मिला भी है। आंसर 3 रहेगा। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, किसमें मेल में और फीमेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। अब एक्स वाई टाइप, एक्स वाई टाइप का मतलब ये यूँ है, एक्स 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 वाई टाइप। फिर दूसरा है Z0, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब क्या हुआ? ZW Z0, सॉरी ZZ, फिर ऐसे XX 0। अब आप देखिए, जो ये 0 होता है, 0 का मतलब एक क्रोमोसोम कम, ठीक है। तो XX XY तो मेल और फीमेल में दोनों में दो सेक्स क्रोमोसोम है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब Z0 ZZ या ये ZZ Z0 और XX X0 में, ठीक है, यहाँ पर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होंगे। 0 आने का मतलब एक क्रोमोसोम कम हो गया। तो हमसे पूछा है कि बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो सेम नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मिलेंगे हमें XY टाइप में, यानी कि XX XY टाइप में, ठीक है। आंसर इसका 1 करेंगे। द नेक्स्ट वन, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। मतलब सेक्स क्रोमोसोम के रेफरेंस में 2 टाइप के गैमेट कौन बनाएगा? मेल फ्रूट फ्लाई। अब मेल फ्रूट फ्लाई का कॉम्बिनेशन होता है XY। मेल बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के अंदर कौन सा मेथड होता है? ZW Z0 मेथड होता है, सॉरी ZW ZZ मेथड होता है। तो मेल बटरफ्लाई जो होता है वो तो होमोगेमेटिक होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ मेल नहीं, ये फीमेल फ्रूट फ्लाई है। तो फीमेल फ्रूट फ्लाई में तो XX होता है, हमने मेल पढ़ लिया इसको। ये एक्चुअली फीमेल फ्रूट फ्लाई है तो XX। मेल बटरफ्लाई जो है ये ZZ है। मेल ह्यूमन एंड फीमेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल बर्ड्स, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। तो मेल ह्यूमन एंड फीमेल ड्रोसोफिला, फीमेल बर्ड्स। फीमेल बर्ड्स में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? यहाँ पर बर्ड्स जो मेल ह्यूमन एंड फीमेल ड्रोसोफिला। अब मेल ह्यूमन में तो क्या होगा? XY कॉम्बिनेशन है, फीमेल ड्रोसोफिला में लेकिन XX कॉम्बिनेशन है। तो मेल में तो हो जाएगा लेकिन फीमेल ड्रोसोफिला में नहीं होगा। फीमेल फ्रूट फ्लाई जो है ये XX से मतलब एक ही टाइप का गैमेट बनाएंगे। मेल बटरफ्लाई ZZ होता है, ये भी एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा। इधर वापस फीमेल ड्रोसोफिला, एक टाइप की गैमेट। अब ये भले मेल ह्यूमन है लेकिन ये दोनों पूरा ऑप्शन सही नहीं है। फीमेल बर्ड्स होती है ZW, तो ये 2 टाइप के गैमेट बनाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 कि 2 टाइप के गैमेट कौन बनाएंगे? तो जो XY कॉम्बिनेशन या ZW कॉम्बिनेशन होगा वो 2 टाइप के गैमेट बनाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड पता होने चाहिए। नेक्स्ट वन, इंडिविजुअल हैविंग होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूसेस। होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम का मतलब है दोनों क्रोमोसोम एक जैसे होना, ठीक है।
होमोमॉर्फिक का मतलब जैसे ये एक्स एक्स होता है, जेड जेड होता है, इस तरह के जो है ये होमोमॉर्फिक होते हैं। ओनली वन गैमिट इन कंप्लीट लाइफ स्पान, ओनली वन टाइप ऑफ गैमिट्स, नो गैमिट्स टू टाइप्स ऑफ गैमिट। ओनली वन गैमिट तो वैसे भी गलत है, क्या एक ही गैमिट थोड़ी बनेगा, गैमिट तो हज़ारों में बनेंगे। ओनली वन टाइप ऑफ गैमिट, क्योंकि ये होमोमॉर्फिक का मतलब है दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम होना, और दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम होंगे तो एक ही टाइप का गैमिट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट इट वाज ऑब्जर्व दैट, बहुत सारे इंसेक्ट में जो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड स्टडी किया तो क्या देखा गया, ऑल एग लैक्स सेक्स क्रोमोसोम, एग्स में सेक्स क्रोमोसोम ही नहीं होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत। सम ऑफ द स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये फिर भी सही हो सकता है क्योंकि स्पर्म के अंदर एक्स और वाई दोनों होते हैं। ऑल एग्स एज वेल एज स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, सारे स्पर्म और सारे एग में एक्स क्रोमोसोम होता है, नहीं, स्पर्म में तो वाई भी हो सकता है। सम ऑफ द एग्स बियर एक्स क्रोमोसोम, सम ऑफ द एग्स नहीं, एग्स में तो एक्स क्रोमोसोम होगा ही होगा। मतलब इन सब के अकॉर्डिंग जो सही रहेगा, ज़्यादा सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो सेकेंड है कि सम ऑफ द स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम वाइल सम अदर बियर वाई क्रोमोसोम। एग जो है वो सारे एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि एक्स 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 वाई मेथड सबसे कॉमन होता है। देखो जो बाकी ये मेथड वो रेयर है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो फीमेल में तो सब में, फीमेल गैमिट में सब में एक्स क्रोमोसोम होगा, मेल में एक्स भी होगा और वाई भी होगा, आधे आधे। ठीक है, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हाउ द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिटरमाइंड इन ह्यूमन, ह्यूमन में ऑफस्प्रिंग का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, तो हमने बताया था ह्यूमन में एक्स 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 वाई मेथड होता है। तो इसमें हेट्रोगेमेटिक पेरेंट कौन है, एक्स वाई यानी कि मेल पेरेंट, ये दो टाइप के गैमेट बनाता है, एक्स वाले और वाई वाले। तो ये मेल पेरेंट जो है यही रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, साइज ऑफ ओवम, साइज ऑफ स्पर्म, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर, तो ये आंसर होगा 4, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर। फादर का सेक्स क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग में सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस होमोगेमिटिक मेल, मेल होमोगेमिटिक, मेल होमोगेमिटिक किस किस में होता है, एक तो ZW-ZZ मेथड या एक Z0-ZZ मेथड, इनमें मेल हेट्रोगेमिटिक है। ठीक है, तो प्लांट्स में ज़्यादातर XXXY मेथड होता है, मैन में भी XXXY मेथड है, इंसेक्ट्स में और बर्ड्स में। तो अब आप देखो इसमें जो बर्ड होती है ZW-ZZ मेथड किस में मिलता है, बर्ड्स में। इसमें जो है मेन जो है वो मेल हेमोगेमिटिक होगा, बाकी सब में तो मेल जो है, क्योंकि ज़्यादातर में अब XXXY मेथड मिलता है तो XY मेल होता है और मेल हेट्रोगेमिटिक होता है। होमोगेमिटिक मेल इनमें होता है और ये मेथड सबसे ज़्यादा बर्ड्स में मिलता है। तो बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगेमिटिक है, मेल होमोगेमिटिक होता है। ठीक है, आंसर 4। नेक्स्ट वन, विच सेट इज फाउंड इन मेल ग्रास होपर, मेल ग्रास होपर में क्या, ग्रास होपर में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, XXX0 कॉम्बिनेशन। तो X0 होता है, ऑटोसोम के सेट तो 2 होंगे, तो AA प्लस X0, इसको पूरा लिखेंगे तो क्या आएगा, AA प्लस X0, ये मेल का कॉम्बिनेशन हुआ। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। मेल ग्रास होपर में XXX0 मेथड होता है। नेक्स्ट वन, जीनिक बैलेंस थ्योरी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन वाज प्रपोज्ड बाय, तो जीनिक बैलेंस थ्योरी तो हमें पता है CB ब्रिज द्वारा दी गई थी, आंसर 3, ये तो आपको वैसे भी ध्यान रखना है। नंबर ऑफ बार बॉडी इन 4 टाइम एक्स फीमेल, XXX, ये भी सुपर फीमेल होती है और बहुत रेयर केस में मिलती है। हमने क्या कहता है, फीमेल में जितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ बार बॉडी के लिए एक सिंपल सा फार्मूला रहता है कि एक को हमें एक्टिव रखना है, बाकी सबको इनएक्टिव कर देना। नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जितने एक्स क्रोमोसोम हैं -1। तो यहाँ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बार बॉडी यहाँ कितनी होगी, 3, आंसर 3rd। ठीक है, बार बॉडी कैसे निकालनी है, जितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें से एक को एक्टिव रख के बाकी को सबको इनएक्टिव बार बॉडी बना देते हैं, तो 1 माइनस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन ड्रोसोफिला सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन, वैसे ड्रोसोफिला में XXXY मेथड होता है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाते समय भी कहा था कि ड्रोसोफिला में XXXY तो है, लेकिन वहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन जीनिक बैलेंस से होता है और वहाँ X/A रेशियो से कैलकुलेट होगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑफ ऑटोसोम, बिल्कुल ठीक बात है। इसी से जो रेशियो निकलेगा उससे सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, वहाँ जीनिक बैलेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। X एंड Y क्रोमोसोम नहीं, केवल XY से नहीं, वहाँ रेशियो से होगा, द रेशियो पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द पेयर ऑफ ऑटोसोम। ठीक है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम नहीं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है,
ऑटो एक्स बाय ए रेशियो होता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम के तो सारे नंबर लेने होते हैं, ऑटोसोम के सेट लेने होते हैं। वेदर द एग इज फर्टिलाइज्ड और डेवलप पार्थेनोजेनिकली, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये तीनों सही नहीं। इसका 255 का आंसर क्या होगा 1। ठीक है, रेशियो। नाउ बिल्कुल इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, देखो कि इन ड्रोसोफिला मेल डिफरेंशिएशन इज कंट्रोल्ड बाय, कि मेल किससे बनेगा, नंबर ऑफ वाई क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, रेशियो बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड सेट ऑफ ऑटोसोम, सेट्स ऑफ ऑटोसोम। ठीक है, ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम मेलनेस डिसाइड नहीं करता, मेल डिटरमाइनिंग जीन जो है वो ऑटोसोम पर होते हैं और एक्स बाय ए रेशियो से डिसाइड होगा, ये आएगा। ह्यूमन में तो मेल डिफरेंशिएशन का जीन वाई क्रोमोसोम पर होता है, तो ह्यूमन में तो वाई के बगैर मेल नहीं बनता, ह्यूमन का केस अलग है। ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं है, ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम मेल को फर्टाइल बनाता है, लेकिन मेल बनाने वाला जीन ऑटोसोम पर है, और इसलिए ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम का रेशियो तय करता है कि वो मेल बनेगा या नहीं बनेगा। एक्स बाय ए रेशियो से करना, दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ड्रोसोफिला में जीनिक बैलेंस एक्स बाय ए रेशियो से ही सेक्स डिटर्मिनेशन प्रायोरिटी बेस पर होगा। ठीक है, वहाँ सेक्स क्रोमोसोम है लेकिन रेशियो से निकलता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन रेशियो इन एन ऑर्गेनिज्म इज गिवन एक्स बाय 1.5। अब एक से ज़्यादा अगर सेक्स रेशियो है ये, ठीक है, तो एक से ज़्यादा किसके लिए होता है, बताया गया था कि 1 होता है फीमेल के लिए, मोर देन 1 सुपर फीमेल, तो ये हो जाएगा सुपर फीमेल। ठीक है, इसका आंसर 3 रहेगा। नेक्स्ट वन, बार बॉडी इज एसोसिएटेड विद, बार बॉडी किससे एसोसिएटेड है, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, ऑटोसोम ऑफ फीमेल, ऑटोसोम ऑफ मेल। ऑटोसोम तो खैर वैसे ही नहीं होंगे और मेल में भी नहीं, ये फीमेल के अंदर होता है कि सेक्स क्रोमोसोम 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से एक एक्स को इनएक्टिव कर देते हैं, तो ये फर्स्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेल ग्रासहोपर एंड मोथ देयर आर 2 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम एंड मेल ग्रासहोपर, मेल ग्रासहोपर में क्या होता है, मेल के अंदर वहाँ पर Z0 X0 कॉम्बिनेशन होता है ग्रासहोपर के अंदर और मौत के अंदर। ठीक है, तो क्या कहा है कि 2 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम एंड X ओनली, X एंड Y ओनली एंड नन ऑफ दिस, तो X0 में कॉम्बिनेशन है, तो X0 का मतलब क्या हुआ, X ओनली, वहाँ Y तो होता ही नहीं। ग्रासहोपर में तो डिस्कवर हुआ था कि भाई X0 मेथड भी होता है और उसमें सिर्फ X क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग सेक्स क्रोमोसोम इन बर्ड्स, बर्ड्स में कौन सा मेथड होता है, ZW ZZ। अब कुछ लोग उसको उल्टा भी लिख देते हैं, तो ZZ ZW कर लो, एक ही बात है, खैर उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ZW ZZ में Z और W सिंबल यूज किए जाते हैं और इसमें मेल हेट्रोगेमेटिक होता है, फीमेल होमोगेमेटिक होती है। ZW ZZ बर्ड्स का ये मेथड। नेक्स्ट वन, अगला, if somatic cells of human contain single bar body the genetic composition of person will be, अगर somatic cell of human male contain single bar body, मेल भी है और बार बॉडी भी है। ठीक है, ऐसा कब होता है, ऐसा होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में, जैसे XXY है, अब इस XXY में 2 X है तो एक X तो क्या बन जाएगी, बार बॉडी, और बाकी ये मेल रहेगा। ठीक है, तो अगर ह्यूमन की सेमेटिक सेल्स में मेल में एक सिंगल बार बॉडी दिख रही है, मेल होते हुए बार बॉडी दिख रही है, मतलब उसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, XXY, ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला लेते हैं, द थ्योरी वेयर रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ ऑटोसोम विल डिटरमाइन सेक्स। अगर नंबर ऑफ ऑटोसोम और नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम के रेशियो से सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है तो वो थ्योरी क्या कहलाएगी, इट इज कॉल्ड जीनिक बैलेंस थ्योरी। आंसर 2 है, इसमें कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस बाय, सेक्स डिटर्मिनेशन पहले भी आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होगा, तो सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर। ह्यूमन में मेल जो होता है वो हेट्रोगेमेटिक है, XXXY मेथड है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें जो मेल होता है ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होगा जो हेट्रोगेमेटिक पेरेंट होता है। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ सेक्स इंडेक्स रेशियो इन सुपर फीमेल, सुपर फीमेल का सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या होता है, मोर देन 1, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा देखो कहाँ है, ये रहा 1.5। ठीक है, तो जीनिक बैलेंस के अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा रेशियो होने पर ही वो सुपर फीमेल होंगी, मोर देन 1 यानी 1.5 कह सकते हो। ठीक है, इफ़ X बाय A रेशियो
एक्स बाय ए रेशियो ऑफ ड्रोसोफिला इज 0.6 एंड 0.33, तो ये क्या होंगे? 0.6 का मतलब देखिए क्या हुआ कि अब अगर पूरा लिखे तो 1 होने पर तो फीमेल, 0.5 होने पर मेल, मोर देन 1 होने पर सुपर फीमेल और लेस देन 0.5 होने पर सुपर मेल, और एक और है 0.5 से 1 के बीच में होने पर इंटरसेक्स। ठीक है, ये रहेगा। अब अपने को क्या कहा? 0.6 कहाँ आ गया? 0.6 किस में आ जाएगा? 0.5 से 1 के बीच में, तो ये तो इंटरसेक्स हो गया। और 0.33 लेस देन ये सुपर मेल, तो पहले तो होगा इंटरसेक्स और सुपर मेल, ये रहा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आएगा। वैल्यूज याद होनी चाहिए इनकी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोटाइप ऑफ इंटरसेक्स ड्रोसोफिला? इंटरसेक्स का बनता है जब 0.5 से 1 के बीच में वैल्यू रहे। अब आप इनका कैलकुलेट कर लो। 2a + 3, तो ये कितना होगा? 3/2, 3/2 तो कितना हुआ? 1.5, तो ये तो सुपर फीमेल हो जाएंगी। फिर ये देखो 2a और y को काउंट ही नहीं करते हैं, और x बाई ए रेशो में 2/2 हो रहा है, तो ये तो 1 हो रहा है, तो ये तो मेल बनेगा। फिर देखो 3a + 2a, तो ये क्या होगा? 2/3, 2/3 कितना हो जाता है? ये 0.6 होता है, तो ये आ रहा है बीच में एक, तो उसको भी चेक कर लो। 2a + xy, तो ये तो क्या हो गया? 1/2 यानी 0.5। सबका आप सेक्स इंडेक्स रेशो निकाल लो, x/a रेशो। इस हिसाब से थर्ड आंसर होता है जो 0.5 से 1 के बीच में आ रहा है, वो जो है इसके अंदर इंटरसेक्स बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन चिक्स? ये तो एनसीईआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि चिक्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या रहेगा। तो चिक्स को अपने को किससे करना है? बर्ड से करना है। ठीक है, बर्ड से करेंगे। और बर्ड में क्या होता है? ZWZZ मेथड। ZW कौन है? फीमेल। फीमेल यानी फीमेल गेमेट रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। हेट्रोगेमेटिक पेरेंट वही हुई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्पर्म, सोमेटिक सेल, तो ये आ जाएगा एग, ये आ जाएगा एग। ठीक है, बहुत छोटे सेक्स डिटर्मिनेशन में ज़्यादा मुश्किल सवाल आते ही नहीं है, छोटी छोटी चीज़ आती है। आपको मेथड पता होना चाहिए, और उन मेथड के और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्स इज डिटरमाइंड बाय फीमेल इंडिविजुअल? वही घुमा फिरा के देखो, कुल मिलाकर क्रोमोसोमल मेथड पर ही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, ह्यूमन, ड्रोसोफिला, ग्रासहोपर, ये सब मेल हेट्रोगेमिटी के एग्जाम्पल हैं। बर्ड जो है ये फीमेल हेट्रोगेमिटी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर भी अपन ने बर्ड्स की बात की थी, तो सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल में कब होगा? जब फीमेल हेट्रोगेमिटिक होगी, और बर्ड्स इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट वन। ठीक है, मेल हेट्रोगेमिटी फाउंड इन, अब वापस वही बात आई है। देखो मेल हेट्रोगेमिटी किसमें मिली? X0 टाइप ऑफ ग्रासहोपर, ठीक बात है, इसमें तो है मेल हेट्रोगेमिटी। XY टाइप ऑफ मेल ह्यूमन बीइंग, इसमें भी है। ZW मेल इन बर्ड्स, ZW मेल नहीं होता, ये फीमेल होता है बर्ड्स के अंदर। 3 क्वेश्चन ऐसे कैसे लाइन से आ चुके हैं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ 1 और 2 होगा। मेल हेट्रोगेमिटी ग्रासहोपर X0 में मिलेगी, ह्यूमन में मिलेंगी, लेकिन बर्ड्स में मेल हेट्रोगेमिटिक होता ही नहीं है, फीमेल हेट्रोगेमिटिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसोमिक मेल इज फाउंड? अब आपको को पता होना चाहिए मोनोसोमिक किसको कहते हैं। आपको पता है 2n नंबर होता है डिप्लॉइड नंबर 2n होता है। अब इसमें अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए कोई सा भी, तो इसको बोलते हैं मोनोसोमिक। ये वैसे आपको म्यूटेशन में पढ़ाया जाता है, मोनोसोमिक इसको कहते हैं। ठीक है, अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसको मोनोसोमिक कहा जाता है। तो अपने को मोनोसोमिक ही पूछ रहा है। अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं? अगर एक बढ़ गया 2n+1 हो जाए तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ये ट्राई और मोनो का मतलब समझ में आया क्या हुआ? भाई देखो, हर क्रोमोसोम पेयर में तो होता है, ये दो होते हैं। अगर एक एक्स्ट्रा हो गया तो एक जैसे 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो ट्राइसोमी। ठीक है, पेयर होता है लेकिन एक इसमें से चला गया तो एक ही बच गया, एक बच गया तो मोनोसोमी। अब मोनोसोमिक कंडीशन, एक क्रोमोसोम कम वाली कंडीशन, वो भी मेल में किस में मिलेगी? तो ह्यूमन में तो XY होते हैं, क्रोमोसोम तो 2 पूरे होते हैं। ठीक है, बर्ड्स में भी देखा जाए तो ZZ होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ ह्यूमन जो है, ह्यूमन में मेल होगा XY, तो यहाँ दोनों क्रोमोसोम हैं। ठीक है, बर्ड्स के अंदर क्या है? यहाँ पर Z करेंगे, वहाँ पर फीमेल हेट्रोगेमिटिक है। हनी बी का तो केस ही अलग है। हनी बी के अंदर तो हैप्लॉइड होता है। ये हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन बताया था कि वो हैप्लॉइड होता है, मेल ड्रोन। और ग्रासहोपर जो होता है
इसमें मेल हेट्रोगेमेटिक होता है वो X0 होता है, तो इसमें एक क्रोमोसोम कम है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या रहेगा 4। ठीक है, हनी बी नहीं कर देना, कंफ्यूजन नहीं करना है, हनी बी में तो पूरा मेल ही हैप्लॉइड है। ठीक है, तो वहाँ पर मोनोसोमिक नहीं हुआ, मोनोसोमिक मतलब डिप्लॉइड हो और कोई एक क्रोमोसोम कम हो, 2n-1, और वो मिलेगा आपको ग्रासहोपर के अंदर X0 कंडीशन में मेल में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे ये तो सारे थे अपने सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन और उसकी क्रोमोसोमल थ्योरी, जीनिक बैलेंस थ्योरी, बार बॉडी, इनको लेकर कुछ क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा पार्ट आता है ह्यूमन जेनेटिक्स का। कुछ क्वेश्चंस इनके भी लेते हैं, आपको पेडिग्री वगैरह पढ़ाई थी, उनके सिंबल्स भी बताए गए थे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, इन पेडिग्री एनालिसिस सिंबल गिवन फॉर सेक्स अनस्पेसिफाइड, तो अपने को सबको याद होना चाहिए, अनस्पेसिफाइड सेक्स में रोम्बस बनाते हैं इस तरह का, तो ये आंसर हो जाएगा 1। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंबल पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 272, इसमें एक पेडिग्री दे रखी है अपने को और पेडिग्री सॉल्व करनी है। इन द गिवन पेडिग्री इंडिकेट वेदर द सिंबल इज डोमिनेंट और रिसेसिव। अपने को सब क्वेश्चन पहले पढ़ लेना। देखो पेडिग्री में क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन सब पहले पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऑप्शन में क्या गिवन है, इसके आधार पर आंसर देना है। अपने को क्वेश्चन में सिर्फ पूछ रहा है कि ये जो डार्क वाले सिंबल हैं ये डोमिनेंट डिजीज के या रिसेसिव के, न अपने को ऑटोसोमल पूछ रहा है, न सेक्स लिंक पूछ रहा है, सिर्फ क्या पूछ रहा है, डोमिनेंट या रिसेसिव। ठीक है, तो डोमिनेंट या रिसेसिव की बात आएगी, तो ऐसे केस के अंदर हमने आपको बताया था कि अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो और एक भी चाइल्ड अगर नॉर्मल है, ठीक है, कोई भी बना लो, ले जैसे ये बना लिया, अब एक भी चाइल्ड अगर नॉर्मल है तो ये चीज़ किस में आती है, डोमिनेंट में, क्योंकि अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड है फिर भी चाइल्ड नॉर्मल है तो डोमिनेंट में पॉसिबल है, डिजीज डोमिनेंट होगी। अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं और फिर भी कोई चाइल्ड अगर डिजीज आ रहा है, ऐसे मान लो, तो ये चीज़ हमेशा रिसेसिव में होती है। अपने को ये चीज़ पेडिग्री में मैंने बता रखी, वहाँ आप थोड़ा सा लेक्चर भी देखो, वहाँ आपको पता चलेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि यहाँ देखो दोनों पेरेंट तो नॉर्मल हैं और ये सब अफेक्टेड आ रहे हैं इसके अंदर, नॉर्मल पेरेंट हैविंग अफेक्टेड चाइल्ड, तो ये चीज़ क्या हुआ, रिसेसिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसका आंसर 1 रहेगा, रिसेसिव। क्लियर, समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक मैच द कॉलम है पेडिग्री के रेफरेंस में ही। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में दे रखा सॉलिड सिंबल, हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन सिंबल्स, हॉरिजॉन्टल लाइन अबाउ द सिंबल। अच्छा, ये ऊ नहीं है, ये डॉट है, डी है, गलत छप गया, डॉट इन द सेंटर। देखिए सॉलिड सिंबल किसके लिए आते हैं, कैरियर के लिए, ऑफस्प्रिंग के लिए, ट्रेट टू बी स्टडीड, तो जिस रोग को या जिस ट्रेट को हम स्टडी कर रहे हैं उसके लिए रहेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन सिंबल, दो सिंबल के बीच में इस तरह की जो लाइन दी जाती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसके लिए रहती है, ये पेरेंट्स को शो करती है, अपने को पता है। हॉरिजॉन्टल लाइन अबाउ द सिंबल, ऐसी एक फिर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ होती है अबाउ द सिंबल, ये जो होती है ये ऑफस्प्रिंग के लिए रहती है। ठीक है, और डॉट इन द सेंटर, अगर सेंटर में इस तरह का डॉट लगाया तो ये चीज़ कैरियर फीमेल के लिए आएगी। हो गया मैच। ठीक है, मतलब सॉलिड सिंबल मतलब ऐसे डार्क किया हुआ सिंबल, हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन द सिंबल मतलब दो सिंबल के बीच में ऐसी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन अबाउ द सिंबल में क्या होगा, ये इस तरह से ये वाली लाइन हो जाएगी, और डॉट इन द सेंटर मतलब ये हो गया। ठीक है, इन सबको मैच कर लो। ए का क्या आ रहा है यहाँ पर 3, तो ये देखो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ये आंसर हुआ 3rd। मैच द कॉलम है, सिंबल्स के बेस पर मैच करना है। ठीक है, तो सिंबल ध्यान होने चाहिए, आराम से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वन, इफ ए नॉर्मल वुमेन मैरीज एन एल्बिनो मैन एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स आर हाफ एल्बिनो हाफ नॉर्मल, द वुमन विल बी। एल्बिनो अपने को पता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, एल्बिनिज्म। तो इसमें क्या होता है, डोमिनेंट अलील से नॉर्मल रहता है पर्सन, और डिजीज एल्बिनिज्म जो होती है वो रिसेसिव अलील से होती है। पहले तो ये पता होना चाहिए। अब नॉर्मल वुमेन है, वुमन नॉर्मल है तो कौन कौन सा हो सकता है, या तो ये कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल है। मैरीज विद एन एल्बिनो मैन, मैन के अंदर डिजीज है, एल्बिनो मैन स्मॉल है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना है। ऑफस्प्रिंग में हाफ एल्बिनो हाफ नॉर्मल है। अब देखो अगर मदर को हम होमोजाइगस लेते हैं, ये वाला और इसका क्रॉस करें, तो इसके अंदर तो आप देखो सारे के सारे कैपिटल ए आएंगे, तो ये तो क्या आएंगे, ऑल नॉर्मल। अब ये तो अपने पास में दे नहीं रखा है,
हाफ हाफ है। अब जरा इसका और इसका क्रॉस करो तो इसमें आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो ये 50-50% में आएगा और ये नॉर्मल भी आएंगे और एल्बिनो भी आएंगे। तो हाफ नॉर्मल हाफ एल्बिनो आने का मतलब मदर को जो है आपको क्या लेना पड़ेगा, हेट्रोजाइगस। मत सो वुमन इज होमोजाइगस नॉर्मल, हेट्रोजाइगस नॉर्मल, होमोजाइगस रिसेसिव, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो ये आएगा हेट्रोजाइगस नॉर्मल। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। समझ गए? एल्बिनिज्म को कंफ्यूज नहीं करना है, ये सेक्स लिंक डिजीज नहीं है, ये ऑटोसोमल डिजीज है। तो बिल्कुल कैसे होना है मैंने आपके सामने करके बताया इसको। ठीक है, नेक्स्ट वन, पेरेंट्स फॉर कैरियर ऑफ एल्बिनिज्म, पेरेंट्स आर कैरियर फॉर एल्बिनिज्म, व्हाट विल बी द फर्स्ट 3 चाइल्ड। ठीक है, अब आप देखो दोनों पेरेंट्स अपने को कह रहा है कि एल्बिनिज्म के लिए कैरियर है मतलब हेट्रोजाइगस है, तो ये लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के क्रॉस में तो ऑफस्प्रिंग कैपिटल ए वाला भी बन सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, या तो 1:1 की रेशो में सारे आ सकते हैं। तो अपने को कह रहा है कि फर्स्ट 3 चिल्ड्रन क्या होंगे, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि पहला चिल्ड्रन जो है नॉर्मली होगा और दूसरा हेट्रोजाइगस होगा, तीसरा जो है वो डिजीज वाला होगा। नहीं, इसमें नॉर्मल भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं और एल्बिनो, ये रैंडमली है, कोई सा भी आ सकता है। ऑल नॉर्मल नहीं होंगे, ऑल हेट्रोजाइगस भी नहीं है, नो नॉर्मल ऐसा नहीं, सम नॉर्मल हेट्रोजाइगस एल्बिनो, तीनों आएंगे। और कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन में एक बार में एक ही चाइल्ड बनता है, तो वो नॉर्मल भी बन सकता है, हेट्रोजाइगस भी बन सकता है, एल्बिनिक भी बन सकता है। ठीक है, ऐसे तीनों तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है इनके चाइल्ड के अंदर। आंसर फर्स्ट करेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्रॉस मेड बिटवीन 2 इंडिविजुअल ईच हैविंग जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी में क्रॉस किया गया। 2 ऑर्गेनिज्म है, दोनों में कैपिटल बी स्मॉल बी है। 2 ऑफस्प्रिंग्स आर ऑब्टेन्ड, अब इनसे 2 ऑफस्प्रिंग मिल गए। आउट ऑफ दिस फर्स्ट हैज डोमिनेंट ट्रेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड ऑफस्प्रिंग विल हैव रिसेसिव ट्रेट। अब इनके केस में अपने देखो पूरा लिखते हैं, ये बनेगा रिजल्ट। ठीक है, ये 1 2 1, अपने को डोमिनेंट रिसेसिव बोल रहा है तो फिनोटाइप लिखो, तो ये दोनों हो गए डोमिनेंट 3 और ये हो गया रिसेसिव, ये हो गया 1, मतलब 3/4 1/4, 75% डोमिनेंट के चांस, 25% रिसेसिव के चांस। अब ये कह रहा है कि इनके 2 चिल्ड्रन हुए, पहला वाला तो डोमिनेंट रेट वाला है, नाउ सेकंड के रिसेसिव होने के चांस, तो सेकंड बच्चे का पहले वाले बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, हर बच्चा एक नए सिरे के क्रॉस से पैदा होगा। तो सेकंड के एल्बिनिक होने के रिसेसिव होने के चांस क्या हो जाएंगे, तो ये रिसेसिव के चांस तो 1/4 है, वही के वही रहेंगे। ठीक है, तो इसके चांस क्या रहेंगे, 1/4 रहेंगे। क्लियर? ठीक है, पहला वाला डोमिनेंट है तो ऐसा कुछ नहीं, कभी रिसेसिव ही आएगा, दूसरा भी डोमिनेंट आ सकता है। हर चाइल्ड के लिए नए सिरे से क्रॉस होता है, तो आपको पूरी प्रोबेबिलिटी मान के चलनी है, तो रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, वही रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको डोमिनेंट पहला आ गया तब दूसरा तो रिसेसिव आना ही है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ टेस्टर एंड नॉन टेस्टर ह्यूमन बीइंग, T फॉर डोमिनेंस एंड स्मॉल t फॉर रिसेसिव। इसमें क्या होता है, कैपिटल T से टेस्टर है, PTC टेस्टर है। PTC एक केमिकल होता है, उसको कुछ ह्यूमन टेस्ट कर पाते हैं, स्वाद में कड़वा होता है, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो टेस्ट कर पाते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, टेस्टर, जो नहीं टेस्ट कर पाते हैं रिसेसिव एंड नॉन टेस्टर। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट एबल टू टेस्ट PTC, कौन PTC को टेस्ट नहीं कर पाएगा, तो क्योंकि ये रिसेसिव है तो स्मॉल t वाला, बस थर्ड आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। जो टेस्ट नॉन टेस्टर कब आएगा, जब होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि वो रिसेसिव है तो स्मॉल t पर नॉन टेस्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अ फीमेल हैज 5 गर्ल एंड नो सन, इनके 5 लड़कियां, एक भी लड़का नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सन इन 6th चाइल्ड, अब ये क्वेश्चन इस तरह के मैं क्लास में करा चुका हूँ। 5 लड़कियां हो चुकी है, छठे बच्चे के लड़का यानी सन होने की क्या चांस है, तो 5 हो चाहे 6 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हर चाइल्ड के लिए नए सिरे से क्रॉस है, तो उसमें बॉय और गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी वही रहती जो पहले के लिए रहेगी, यानी कि 50% चांस होंगे। ठीक है, तो इसका चांस, तो ये ऐसा कुछ नहीं कि 5 लड़कियां हो गई तो अब छठा तो कंफर्म लड़का होगा, ऐसा नहीं होता। हर चाइल्ड के लिए पूरा क्रॉस नए सिरे से होता है, तो ये जो होगा 1/2 रहेगा, इसका आंसर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इन मैन इज कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव जीन, कौन सा रिसेसिव जीन से होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है।
कलर ब्लाइंडनेस अपने को पता है रिसेसिव डिजीज है। वूली हेयर, ब्रेकिडक्टाइली, कर्ली हेयर, ये हो सकता है आपको पता ना हो क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये सब के सब डोमिनेंट होते हैं, ध्यान रखना। ब्रेकिडक्टाइली भी डोमिनेंट है, वूली और कर्ली हेयर। कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर मैंने बीच में पढ़ाते समय भी कहा होगा, तो ये भी डोमिनेंट है। वूली हेयर जो थोड़े थिक होते हैं इस तरह के, वो भी डोमिनेंट होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस अकेला रिसेसिव, अपने को ये तो पता है कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो ये पूछ रहा है मैन की कौन सी डिजीज इसमें रिसेसिव है, तो कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ह्यूमन जेनेटिक्स के बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। माइग्रेशन ऑफ जीन टू ए पॉपुलेशन फ्रॉम अनदर पॉपुलेशन बाय इंटरब्रीडिंग। एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जीन का माइग्रेट होना, रैंडम मेटिंग या फिर इंटरब्रीडिंग वगैरह से, रिप्रोडक्शन की मदद से, तो उसको हम बोलते हैं जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब ये है मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन बाय रैंडम मेटिंग। ठीक है, माइग्रेशन एंड रैंडम मेटिंग, ये जीन फ्लो कहलाएगा। तो ब्रीडिंग के थ्रू जीन का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 daughters टू ए कपल इन 3 children। एक कपल के 3 बच्चे हैं और तीनों डॉटर हो, उसके क्या चांस होंगे। एक डॉटर का 1/2, दूसरे का भी 1/2, तीसरे का भी 1/2। आप इसको सिंपल प्रोबेबिलिटी से ही कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर सारी डॉटर्स ही कही है। अगर 3 daughter की बजाय 2 daughter और 1 son कहते हैं तो फिर अपन कंबाइंड प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले से करते हैं, आप 2 इवेंट हो गए। अभी तो यहाँ एक ही इवेंट है। एक इवेंट क्या है कि सारी डॉटर्स, तो 3 बच्चे, तीनों डॉटर, सिंपल प्रोबेबिलिटी से कर लो 1/2, 1/2, 1/2। 3 बच्चे, 2 daughter 1 son, तो फिर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। वहाँ आप 2 चीज़ें पूछ रहा है, डॉटर भी सन भी, यहाँ तो केवल डॉटर है तो मतलब सिंपल प्रोबेबिलिटी से हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, ये हो जाएगा 1/8 आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन ह्यूमन राइट हैंडेडनेस इज डोमिनेंट ओवर लेफ्ट हैंडेडनेस। ये भी मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि ह्यूमन में राइट हैंड से काम करने का करेक्टर डोमिनेंट है, लेफ्ट हैंड से काम करने वाला रिसेसिव होता है। व्हाट ऑफस्प्रिंग वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम 2 left-handed पर्सन। अब 2 लेफ्ट हैंडेड, देखो राइट हैंडेड वाला डोमिनेंट है, मतलब कैपिटल आर वाला राइट हैंडेड होगा, स्मॉल आर वाला लेफ्ट हैंडेड होगा। ठीक है, अब 2 लेफ्ट-हैंडेड पर्सन, तो लेफ्ट हैंडेड वाले का तो जीनोटाइप क्या होगा, अगर दोनों पेरेंट लेफ्ट हैंडेड है तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो इनके तो सारे के सारे बच्चे क्या आएंगे, लेफ्ट ही आएंगे। ओनली लेफ्ट हैंडेड विल प्रोड्यूस, सीधा सीधा आंसर है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, ओनली लेफ्ट हैंडेड आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन टू ए कपल, अभी 3 की बात की थी, अब 4 आ गया, तो 4 आ गया तो अगेन वही बात है, देखिए केवल 4 सन कह रहा है ना, तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, 1/2, 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, 1/16 आंसर हो जाएगा। सिमिलर सा मिलता जुलता ही क्वेश्चन था आपका, ये पहले भी कर चुके हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन कई बच्चे पूछते हैं बार बार, ये कईयों को समझ में नहीं आता, अच्छे से समझ लो इसको। ये वैसे पढ़ाते समय बताया होगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता है 21st एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम। अपन डाउन सिंड्रोम को 2n+1 लिखते हैं, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है 21st नंबर का। Now, what % of offspring produced by an affected mother and normal father? अब देखिएगा, इसमें मदर में डाउन सिंड्रोम डिजीज है, ये अफेक्टेड है, रोगी है, और मेल जो है वो नॉर्मल है। अब कई लोगों को यहाँ दिक्कत आती है कि इनमें जीनोटाइप क्या ले, क्या पूछा है इसने, वुड बी अफेक्टेड, सॉरी व्हाट % ऑफ ऑफस्प्रिंग, कितने % ऑफस्प्रिंग जो हैं उस डिजीज से अफेक्टेड होंगे अगर मदर अफेक्टेड है और फादर नॉर्मल है। पहली बात तो अभी यहाँ कोई जीनोटाइप नहीं आ सकता क्योंकि तो क्रोमोसोम का डिजीज है, तो जो अफेक्टेड मदर है उसको लिखेंगे 2n+1, 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, और जो नॉर्मल मैन है वो 2n है। अब यहाँ आपको जीनोटाइप नहीं लिखना, ये जीन से नहीं हो रहा है, ये क्रोमोसोम से हो रहा है। अब ये अफेक्टेड मदर अगर गैमिड बना रही है, ऑफस्प्रिंग बना रहा है, मतलब ये रिफर्टाइल है, तो एक तो इसमें n और एक n+1 गैमिट बनेगा, एक क्रोमेट में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जाएगा, इसके सारे गैमिट n वाले ही बनेंगे। अब आप देखो प्रोजेनी या तो ये बनेगी 2n और या ये बनेगी 2n+1। ठीक है, 50% ये है और 50% ये है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो कितने % ऑफस्प्रिंग के अंदर डिजीज आने के चांस हैं, 50% ऑफस्प्रिंग के अंदर। इसको ऐसे करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को कई लोग बार बार पूछते हैं, तो इसको करने का तरीका बता दिया। इसमें जीनोटाइप नहीं लेना है क्योंकि जेनेटिक डिजीज नहीं, क्रोमोसोमल डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कई बार आता है डाउट में। अ मेल ह्यूमन इज हेटेरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन A and B एंड इज ऑल्सो हेमीजाइगस फॉर हीमोफीलिया जीन H।
व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हिज स्पर्म कंटेन ABH कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मेल ह्यूमन इज हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन A एंड B। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस जी हेट्रोजाइगस है तो A के लिए भी हेट्रोजाइगस, B के लिए हेट्रोजाइगस, ऐसे लिखेंगे। एंड हेमीजाइगस फॉर हीमोफिलिया जीन, मतलब ये मेल हीमोफिलिक भी है XHY, तो ये हेमीजाइगस हो गया। अब ये कह रहा है कि इनके जो गेमिट बनेंगे उसमें स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल h की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब एक तरीका है तो आप सारे गेमिट बना लो। कितने गेमिट बनेंगे देखो, 1 2 और 3, 2 टू द पावर 3 हेट्रोजाइगस लेंगे तो ये 8 गेमिट बनाएगा। अब या तो अपन वो फोर्क लाइन से 8 गेमिट बना के इस एक गेमिट की प्रोबेबिलिटी निकालें, बट मैंने आपको कहा था कि आप इनको अलग अलग इंडिविजुअली भी कर लो। ऐसा एक क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ। जैसे a स्मॉल a में से अपने को गेमिट में क्या चाहिए, स्मॉल a, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी a स्मॉल a में से स्मॉल a लेने की। b स्मॉल b में से स्मॉल b की प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी, ये भी 1/2 आएगी। और XHY में XH की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगी। फिर इन तीनों को मल्टीपल कर लो, दिया जाएगा 1/8। आंसर हो गया हमारा 1/8। सारे 8 गेमिट बनाने की जरूरत नहीं है, एक एक जीन का अलग अलग कर लो और जिस जी अलील की जो प्रोबेबिलिटी उसको मल्टीप्लाई कर लो, उससे आंसर आ जाएगा ये 1/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम का ये क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज द पेडिग्री ऑफ ए फैमिली विद 5 चिल्ड्रन। देखो ये 5 चिल्ड्रन दे रखे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इट शोज दैट द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लोब एज अपोज टू द फ्री ईयर्स। अटैच्ड ईयर, फ्री ईयर्स, ठीक है, और अटैच्ड ईयर वाला रिसेसिव होता है, इसको उन्होंने यहाँ पर डार्क दिखा रखा है, ये रिसेसिव है। और फ्री ईयर लोब वाला जो है ये डोमिनेंट होता है और ये ही ज़्यादातर मिलता भी है। ठीक है, नाउ द स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल एंड सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल, ये तो अपने को पता ही है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन ड्रॉन इज करेक्ट। अब जो कंक्लूजन दिए उनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है अपने को। ठीक है, अब देखो इनमें आप पहले ये पेडिग्री दे रखी है। अब देखो जो ये दोनों अफेक्टेड हैं, अपन इसमें कोई भी सिंबल ले लें, ए ले लेते हैं। चलिए, कैपिटल ए जो है ये फ्री के लिए है, फ्री ईयर, और स्मॉल ए जो है ये अटैच्ड ईयर है, ये अपने को मानना है अटैच्ड ईयर। समझ गए पहले तो ये। ठीक है, अब ये दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं और इनके चाइल्ड अफेक्टेड भी आ रहे हैं। अफेक्टेड आने का मतलब इनमें अटैच्ड ईयर है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, और पेरेंट दोनों नॉर्मल है तो अपने को पेरेंट को हेट्रोजाइगस लेना पड़ेगा, तभी तो ये बन पाएंगे। और बाकी जो नॉर्मल हैं वो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं। तो ये पहले आपको जीनोटाइप लिखना आनी चाहिए। रिसेसिव करैक्टर है, ये पहचान लो। अब अपन पढ़ते हैं, पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव, पेरेंट्स होमोजाइगस रिसेसिव है, गलत। द ट्रेट इज वाई लिंक्ड, ये तो कहाँ वाई लिंक्ड है, ये तो ऑटोसोमल है, गलत। द पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है क्या, जी नहीं। पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, ये सही है। देखो दोनों पेरेंट यहाँ पर क्या है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 4 आंसर होगा। ये बहुत पहले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पेडिग्री से आपको खाली जीनोटाइप निकाल के बताना है। खुद ही कह रहा है कि अटैच्ड ईयर रिसेसिव है, फ्री ईयर डोमिनेंट है, दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, मतलब हेट्रोजाइगस होंगे, तभी तो बच्चों में ये अटैच्ड ईयर का रिसेसिव करैक्टर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब हार्डे-विंगबर्ग की एक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी का इक्विलिब्रियम हार्डे-विंगबर्ग लॉ ने दिया था, तो ये कहलाएगा हार्डे-विंगबर्ग लॉ। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इससे, सब ये भी तो हार्डे-विंगबर्ग है, यहाँ नहीं ऐसे। ठीक है, पहली बात तो इन्होंने वैसे भी यहाँ पर इनटू कर रखा है, तो ये इनटू वैसे ही गलत है, और ये तो एक नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसलिए इसको आंसर नहीं करेंगे, आंसर हम करेंगे हार्डे-विंगबर्ग लॉ, क्योंकि ऐसी इक्वेशन तो मैथ्स में खूब बनती है, हर इक्वेशन को हार्डे-विंगबर्ग नहीं कहेंगे। ठीक है, और यहाँ वैसे भी इनटू लिखा थी तो गलती हो गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी को हार्डे-विंगबर्ग लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है, वही आंसर देंगे। नेक्स्ट वन, इन ए रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ 28,800 इंडिविजुअल परसेंटेज विद डोमिनेंट होमोजाइगस इज 49%। ठीक है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब ये हार्डे-विंगबर्ग से करना है अपने को। ठीक है, अब क्या देखो, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल 49%, होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है, 49%, यानी कि 0.49। तो पी निकाल लो, पी √49 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 0.7। और अब क्यू भी आ सकता है, 1 - p, यानी कि 1 - 0.7 यानी 0.3। बस
पहले पी और क्यू निकाल लो। अब अपने को चाहिए हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस होता है 2pq, तो 2 इंटू पी कितना है 0.7 इंटू क्यू कितना है 0.3, ये हो गया 0.42। 0.42 का मतलब कितना परसेंट 42%, तो 42% आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर नंबर का कैलकुलेशन है, इस तरह के क्वेश्चन क्लास में कराए भी हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कर सकते। यहाँ तो परसेंटेज ही पूछा है और 28,800 टोटल है, नंबर पूछता तो भी निकाल लेते, 28,000 का 42% ले लो तो आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक और पेडिग्री दे रखी है अपने को, प्रिडिक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग चार्ट। अपने को प्रेडिक्ट करना, लेकिन आप ध्यान देखो ये सिंबल किसके लिए होता है। अगर सर्कल में डॉट है मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के लिए ही सिंबल आता है। कैरियर फीमेल होती है, ये पहले पता होना चाहिए अपने को। करेक्टर इज डोमिनेंट एंड कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम, ये तो रिसेसिव है तो पहले गलत हो गया। करेक्टर इज कैरिड बाय वाई, जी नहीं, वाई पे भी नहीं, ठीक है। एंड करेक्टर इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, करेक्टर इज ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ये सिंबल एक्स लिंक्ड रिसेसिव का होता है, मतलब आंसर 3 होगा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल के लिए नहीं। सिंबल ही स्पेसिफिक है, अगर ये एक सर्कल में गोला है मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ये सिंबल इसी के लिए यूज होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वह देख लो, ये सेम क्वेश्चन वापस आ गया। इन पेडिग्री सिंबल दिस वन इज यूज्ड फॉर हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव, नहीं अफेक्टेड, यह आएगा कैरियर फॉर सेक्स लिंक्ड, जो भी मैं पिछले क्वेश्चन बता रहा था उसी पर ही वापस एक क्वेश्चन बना दिया, तो ये सिंबल कैरियर हेट्रोजाइगस फीमेल के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन पेडिग्री केयरफुली एंड द ट्रेट इंडिकेटेड इज, ये अच्छे से पेडिग्री को देख लो, अफेक्टेड नॉर्मल जो भी हैं। अब अपने को बताना है कि यहाँ जो ट्रेट दिया है वो क्या होना चाहिए। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था पेडिग्री सॉल्व करने का। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं सबसे पहले देखेंगे साइटोप्लाज्मिक, फिर वाई लिंक्ड, फिर डोमिनेंट रिसेसिव, और फिर हम क्रिस क्रॉस, ये तरीका था। सबसे पहले अपन साइटोप्लाज्मिक चेक करें, तो देखो मदर नॉर्मल है, तो यहाँ आप ध्यान देखो सारे बच्चे नॉर्मल हैं, बड़ी अच्छी बात है। और आगे देखो इसमें मदर अफेक्टेड है, तो यहाँ सारे बच्चे अफेक्टेड हैं। यहाँ भी देखो मदर नॉर्मल है तो सारे नॉर्मल है, मतलब बच्चे वैसे ही आ रहे हैं जैसे मदर है। मदर नॉर्मल, सारे चिल्ड्रन नॉर्मल, मदर अफेक्टेड, सारे बच्चे अफेक्टेड, तो ये सीधा सीधा मैटरनल है। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मिलता है तो प्रायोरिटी बेस पर वही आंसर करें, तो इसलिए ये मैटरनल इनहेरिटेंस इसका आंसर होगा। पैटर्नल तो खैर होगा ही नहीं। अब आपको हो सकता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव से भी हो जाए हो सकता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव से भी हो जाए। अगर आप ऑटोसोमल चेक करो हो भी सकता है, एक्स लिंक से भी शायद हो जाए, लेकिन तब भी हम यहाँ प्रायोरिटी बेस पर मैटरनल करेंगे कि बहुत क्लियर साफ साफ इसमें मैटरनल इनहेरिटेंस दिख रहा है। ऐसे केस में प्रायोरिटी में मैटरनल को रखेंगे और एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल को हम बात की बात रखेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी की बात करें तो सिर्फ ऑटोसोमल मैटरनल और वाई लिंक्ड में ही देखी जाती है, बाकी किसी में नहीं। ठीक है, और जहाँ वाई लिंक्ड होता, जहाँ ऑटोसोमल या जहाँ मैटरनल होता है ना, वहाँ ऑटोसोमल तो होता ही होता है, तो ऑटोसोमल भी आ जाएगा आपका, लेकिन आंसर अपने को मैटरनल ही करना है। ठीक है, और प्रायोरिटी बेस पर। नेक्स्ट वन, इन ए पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील फॉर अ सर्टेन हेरिडिटी ट्रेट इज 0.2, यानी कि रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी 0.2। अब रिसेसिव अलील बोला है तो क्यों लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म बोला होता तो क्यू स्क्वायर लिखता। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ इंडिविजुअल इन द नेक्स्ट जनरेशन वुड बी एक्सपेक्टेड टू शो द डोमिनेंट ट्रेट, कितने परसेंट डोमिनेंट ट्रेट वाले हो सकते हैं। तो अब देखो क्यू ये है तो पी कितना हो गया 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8, पी क्यू आ गया। अपने को चाहिए डोमिनेंट करेक्टर वाले, तो डोमिनेंट करेक्टर वाले पी स्क्वायर भी होते हैं और 2p क्यू होते हैं, तो दोनों लेना पड़ेगा। पी स्क्वायर कितना हो गया 0.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2, तो ये 0.64 और ये कितना हो गया 0.32, तो ये कितना आ जाएगा इससे आप देख लीजिए 0.96, यानी कि 96% ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट हो, तो आंसर 4 आएगा 96%। समझ गए भाई, जब 0.2 रिसेसिव अलील है तो रिसेसिव ऑर्गेनिज्म कितने हो गए क्यू स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर 0.4, ठीक है, और 0.04 मतलब 4%, तो 96% ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट करेक्टर वाले होंगे और 4% जो होंगे वो रिसेसिव वाले होंगे। तो डोमिनेंट पूछा जा रहा है, ना होमोजाइगस बोला ना हेट्रोजाइगस,
तो इसलिए अपन दोनों लेंगे, डोमिनेंट तो पी स्क्वायर प्लस 2pq दोनों आएगा। इस तरह से करना, हम ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और पेडिग्री का क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन पेडिग्री शोज इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। अपने को क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव जीन का इनहेरिटेंस है। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ गिवन पेरेंट, अपने को पेरेंट के जीनोटाइप बताने। अब अपने को इनहेरिटेंस नहीं निकालना है, क्योंकि इनहेरिटेंस तो गिवन है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव होने का मतलब ये हुआ कि कैपिटल ए डोमिनेंट अलील वाला नॉर्मल रहेगा और रिसेसिव अलील वाले में डिजीज होगी। अब डिजीज है तो ये स्मॉल ए लेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ सारे बच्चे क्या आ रहे हैं, नॉर्मल, तो और इधर मदर से स्मॉल ए तो सब में आना ही आना है, और फिर भी सारे बच्चे नॉर्मल आ रहे हैं तो ये इस तरह से आएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये फिर अफेक्टेड है तो ये स्मॉल ए। अब देखो यहाँ क्या आ गया, नॉर्मल, तो ये कैपिटल ए स्मॉल है, ये स्मॉल ए और ये कैपिटल ए स्मॉल है, इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो अब ये वाला पेरेंट क्या हुआ, ये पेरेंट आप देखो कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों हो सकता है, क्योंकि अपने को हेट्रोजाइगसी तो चाहिए। मतलब स्मॉल ए तो मदर से आ रहा है तो इधर से कैपिटल ए आएगा, और कैपिटल ए यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, तो फादर हेट्रोजाइगस भी हो सकता है और होमोजाइगस भी हो सकता है। अपन मैच करके देख लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए तो हो रहा है, फिर स्मॉल ए तो ये देखिए यूँ देना है, ये मदर ये फादर ये मदर, तो उसी सीक्वेंस में लेना है। तो ये स्मॉल ए नहीं होगा, वो तो मदर में होता है, ये तो गलत हो रहा है। ये भी स्मॉल ए गलत हो रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी गलत, क्योंकि दूसरा तो स्मॉल ए दिया, तो ऑप्शन ही एक ही सही है, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इसको तो स्मॉल ए ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना, सेकंड पेरेंट को। तो इसलिए ये दोनों तो तीनों तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे आपके। आंसर रहेगा इसका 1, ठीक है। पेरेंट के जीनोटाइप निकालने अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस पेडिग्री शोन बिलो फॉर अ डिजीज दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। अगेन अपने को पहले बता दिया डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है। द जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, तो अपने को इसका जेनेटिक मेकअप चाहिए, यानी कि पेरेंट का। अब आप देखो दोनों पेरेंट नॉर्मल है, रिसेसिव डिजीज है और एक चाइल्ड अफेक्टेड भी है, तो डिजीज रिसेसिव मतलब ये अफेक्टेड वाला तो स्मॉल ए हुआ ना, और ये स्मॉल ए हुआ तो दोनों पेरेंट में भी रिसेसिव अलील होंगे और दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, तो ये आएगा ऐसे, दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस, तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा ये रहा सेकेंड, कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ तो जरूरी है कि दोनों हेट्रोजाइगस रखोगे तभी तो ये डिजीज बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या रखा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हार्डे-विंगबर्ग का क्वेश्चन है, इन अ रैंडमली मैटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज कॉजिंग रिसेसिव अलील इज 80%। डिजीज कॉज करने वाले रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी 80% है। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इंडिविजुअल इन दिस पॉपुलेशन। बड़ा सिंपल है कि क्यू कितना है, 80% रिसेसिव अलील है, यानी कि 0.8। पी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2। अपना को कैरियर का है तो 2pq निकालना है, 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8, ये हो जाएगा 0.32, यानी कि ये 32%। तो 32% इसका आंसर हो जाएगा। हार्डे-विंगबर्ग से कैलकुलेट करना है, आपके सामने मैंने करके दिखाया है कि आपको क्यू दे रखा है, पी निकाल लिया और 2pq कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट चलिए आगे एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, इन ए रैंडमली मैटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इज 0.7। अब की बार पी दे रखा है 0.7। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप। अब रिसेसिव फिनोटाइप तो रिसेसिव अलील की क्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.7 यानी 0.3, और रिसेसिव फिनोटाइप का मतलब है क्यू स्क्वायर। फिनोटाइप बोले मतलब ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना, रिसेसिव अलील नहीं, रिसेसिव फिनोटाइप। तो रिसेसिव फिनोटाइप मतलब रिसेसिव ऑर्गेनिज्म, क्यू स्क्वायर होगा 0.3 का स्क्वायर यानी कि 0.09। तो आंसर हमारा क्या रहा, सेकंड आंसर रहा 0.09। समझ गए। हार्डे-विंगबर्ग की प्रैक्टिस के लिए दिए हुए क्वेश्चन है ये आपके, और पूछे जाते रहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है। अ प्लांट विच इज हेट्रोजाइगस एंड इज डेजिग्नेटेड एज कैपिटल बी स्मॉल बी प्रोड्यूसेस 2 काइंड्स ऑफ गैमेट। अब एक प्लांट है जिसका ये जीनोटाइप और ये 2 तरह की गैमेट बनाता है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल बी गैमेट फर्टिलाइजिंग कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब इस स्मॉल बी का जब हम मान लो इससे एक और से क्रॉस कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है,
तो ये कैपिटल बी और ये स्मॉल बी। अब इस स्मॉल बी का इससे और इससे फर्टिलाइज होने के क्या चांस होंगे? ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल बी गैमेट्स फर्टिलाइजिंग कैपिटल बी और स्मॉल बी इज, तो स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, तो इसकी भी 1/2, तो 1/2 चांस ही तो हुआ ना, तो 1/2 चांस। जब इस गैमेट की प्रोबेबिलिटी 50% है तो इसका कैपिटल बी के साथ फर्टिलाइज होने के चांस भी 50% है और स्मॉल बी के साथ भी 50% चांस ही रहेंगे। ठीक है, इसका आंसर 1/2 रहेगा। आप तो गैमेट प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसी से आ जाएगा। नेक्स्ट वन, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन था। नाउ एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज 0.6 एंड दैट ऑफ स्मॉल ए इज 0.4। अब अपने को दोनों दे रखा है, कैपिटल ए 0.6, स्मॉल ए 0.4। What would be the frequency of heterozygotes in random mating population? Heterozygous 2pq, तो बिल्कुल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, 0.6 into 0.4, it is 0.48। आंसर क्या हो जाएगा? 0.48। समझ गए? हार्डे-विंबर्ग से करना है। नेक्स्ट एक और मोनोहाइब्रिड बेस्ड क्वेश्चन है। ये सब ह्यूमन जेनेटिक्स के क्वेश्चन है, ह्यूमन पर ये अगर डिजीज हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के हार्डे-विंबर्ग के क्वेश्चन है उस तरह के। अ नॉर्मल वुमेन हुज फादर वॉज एल्बिनो। अब फादर अगर एल्बिनो है तो फादर से एक अलील तो वुमन में गया ना, और वुमन नॉर्मल है मतलब वुमन हेटेरोजाइगस लेनी पड़ेगी। नॉर्मल भी है और फादर से एक स्मॉल ए भी आ गया। ठीक है, मैरीज एन एल्बिनो मैन। अब ये एक एल्बिनो मैन से मैरीज करती हैं। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ नॉर्मल एंड एल्बिनो आर एक्सपेक्टेड इन देयर ऑफस्प्रिंग। अब कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, बिल्कुल टेस्टोस जैसा क्वेश्चन हो गया है। तो आप देखो ऑफस्प्रिंग में प्रोबेबिलिटी क्या है दोनों की? 50-50%, 1:1 में आएगा। 1 नॉर्मल 1 एल्बिनो, 1:1 का ऑफस्प्रिंग रेशो आ जाएगा। ठीक है, इतना सा काम है अपने। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन एल्बिनिज्म पर ही एक और क्वेश्चन है। एल्बिनिज्म इज डिटरमाइंड बाय रिसेसिव जीन इन मैन। हम जानते हैं एल्बिनिज्म रिसेसिव है। द प्रेजेंस ऑफ एल्बिनिज्म इन 50% चाइल्ड ऑफ ए कपल प्रूव्स दैट। अगर 50% में एल्बिनिज्म है बच्चों में तो क्या होगा? बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस फॉर एल्बिनिज्म। अगर दोनों पेरेंट को अगर अपन हेट्रोजाइगस लेते हैं तो इनका रेशियो आता है 3:1, और ये 1 वाले एल्बिनिक होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं, और यहाँ प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/4, तो ये तो 25% है। अगर दोनों पेरेंट एल्बिनिक हैं तो बच्चों में एल्बिनिज्म आने के चांस क्या हैं? दोनों पेरेंट अगर हेट्रोजाइगस हैं तो बच्चों में एल्बिनिज्म आने के चांस 25% होते हैं। अपने को तो 50 चाहिए। फादर इज होमोजाइगस नॉर्मल एंड मदर इज हेट्रोजाइगस। अगर हम फादर को होमोजाइगस नॉर्मल ले लें, कैपिटल ए कैपिटल है, मदर को हम हेट्रोजाइगस ले लें। अब फादर अगर होमोजाइगस नॉर्मल है तो फिर तो कैपिटल ए गैमेट यहाँ बना और यहाँ 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। तो यहाँ तो सारे के सारे बच्चे जो हैं ये तो सब के सब क्या आ जाएंगे? नॉर्मल 50%, एल्बिनिक तो आएगा ही नहीं, तो ये भी चीज़ सही नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही नहीं है। फादर इज होमोजाइगस फॉर एल्बिनिज्म बट मदर इज हेट्रोजाइगस। अगर फादर एल्बिनिज्म के लिए होमोजाइगस हैं और मदर हेट्रोजाइगस हैं तो ये हुआ। अब यहाँ हो सकता है, अब देखो ये चीज़ टेस्ट क्रॉस के जैसा है, तो यहाँ देखो ये कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो यहाँ पर 50-50% चांस आएगा। एंड बोथ आर होमोजाइगस में वैसे भी नहीं होगा, तो ये थर्ड आंसर रहेगा कि फादर होमोजाइगस हो डिजीज़ के लिए और मदर हेट्रोजाइगस हो तो 50% कपल 50% में फिर एल्बिनिज्म आने के चांस होंगे। प्योरली मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। एक एक ऑप्शन अपन ने चेक कर लिया, जैसा वो कहा जा रहा करके देख लो, अपने आप दिख जाएगा। एक पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव और एक हेट्रोजाइगस होगा तो 1:1 का रेशियो आएगा। दोनों हेट्रोजाइगस में भी नहीं आएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अ फैमिली इज 9 गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन एट 10th बर्थ। ये पहले भी आ चुका है, सेम क्वेश्चन है। तो 10वें बच्चे के बॉय होने के चांस 50% ही होंगे, चाहे पहले कितनी भी गर्ल्स हों। ठीक है, हर चाइल्ड का नए सिरे से क्रॉस होता है, नए सिरे से प्रोबेबिलिटी गिननी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन पॉलीडक्टाइली। पॉलीडक्टाइली आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन से होती है। अब ये अपने को याद रखना पड़ेगा, अब इसका कोई तरीका नहीं है। पॉलीडक्टाइली जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन से होता है। ओके, केवल लर्निंग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट वन, ये एक और क्वेश्चन है मेंडेलियन पैटर्न पर ह्यूमन का।
ब्लू आई कलर इन ह्यूमन इज रिसेसिव टू ब्राउन आई कलर, पता है अपने को। द एक्सपेक्टेड चिल्ड्रन इन ए मैरिज बिटवीन ब्लू आइड वुमन एंड ब्राउन आइड मैन। अब देखो ब्लू आइड वुमन, वुमन तो ब्लू आइड है तो क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल बी, क्योंकि ब्लू आई रिसेसिव है। कैपिटल बी यहाँ पर ब्राउन लेना पड़ेगा, कैपिटल बी डोमिनेंट ब्राउन है, स्मॉल बी ब्लू। अब मदर को तो ये कह रहा है कि भाई ब्लू आइड वुमन एंड ब्राउन आइड मैन, मैन जो है ब्राउन आइड है, तो कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों में ब्राउन आइड हो सकते हैं, ठीक है। हु हैड अ ब्लू आइड मदर, लेकिन इस मैन की मदर जो है वो ब्लू आइड है, तो मदर में फिर स्मॉल बी, तो मदर से स्मॉल बी इसमें आया होगा, तो मैन को हेट्रोजाइगस लेना पड़ेगा। मैन का जीनोटाइप बताने के लिए मदर का दिया है कि मदर इसकी जो है ब्लू आइड है, मैन की मदर ब्लू आइड है, तो मैन हेट्रोजाइगस हो गया। अब मैन हेट्रोजाइगस है, वुमन होमोजाइगस है, तो ऐसे केस में आप देखो यहाँ तो वही टेस्ट क्रॉस जैसा क्वेश्चन हो गया वापस से सेम। तो 50% चांस होंगे ब्राउन आइज के, 50% चांस होंगे ब्लू आइज के, 1/2। ऑल ब्लू आइड, ऑल ब्लैक आइड, ऑल ब्राउन, ये कुछ भी नहीं, 1 ब्लू आइड 1 ब्राउन आइड, 1:1 का रेशियो आएगा, आंसर 4 रहेगा। समझ गए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह से करना, ये क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड में कराए भी गए। नेक्स्ट वन, इफ द फर्स्ट 7 चिल्ड्रन born to a particular pair of parent are all male। अब वापस वो मिलता जुलता क्वेश्चन, पहले 7 बच्चे सारे मेल हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8th चाइल्ड विल आल्सो बी ए मेल। पहले 7 बच्चे बॉय हो चुके हैं मेल, 8वें के भी मेल होने के चांस, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले 7 वाले मेल है कि फीमेल है, हर चाइल्ड का मेल होना या फीमेल होने के चांस तो हमेशा वही रहेंगे, 1/2। ये घुमा फिरा के वही चीज पूछ रहा है, आपको क्लियर पता रहना चाहिए कि कितने भी चाइल्ड हों, एक चाइल्ड का जो रेशियो वो वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, ठीक है। द एग्जिस्टेंस विद इन ए पॉपुलेशन ऑफ नॉन बेनिफिशियल एलील इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स हार्डविंगर से पहले बताया था कि पॉपुलेशन में रिसेसिव अलील जो कि नॉन बेनिफिशियल अलील होते हैं, रिसेसिव अलील का हेट्रोजाइगस कंडीशन में पाया जाना क्या कहलाता है। क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो रिसेसिव अलील है ये पहचान में भी नहीं आता, इसका पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये पॉपुलेशन में हमेशा रहता है और इसको हम जेनेटिक लोड कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा 1 रहेगा। ये लोड की तरह है कि विजिबल भी नहीं है लेकिन हमेशा रहेगा और लगातार मेंटेन रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। रिसेसिव अलील नॉन बेनिफिशियल अलील का हेट्रोजाइगस कंडीशन में पॉपुलेशन में मिलना जेनेटिक लोड कहलाता है। लोड की डेफिनेशन में ये बताया भी गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पेडिग्री बना रखी है, बल्कि 2 पेडिग्री बनी हुई है, ठीक है। स्टडी द पेडिग्री गिवन बिलो एंड असाइन द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसमें अपने को टाइप ऑफ इनहेरिटेंस बताना है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस बताना है। अब पहली पेडिग्री, सॉरी एक ही पेडिग्री है, 2 नहीं है, ठीक है। देखो ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है, इसके सारे बच्चे नॉर्मल हैं, फिर ये दोनों पेरेंट नॉर्मल है, फिर ये नॉर्मल है, और इस तरह से पूरी दे रखी है। अब अपन देखें तो अगर इसको हम चेक करेंगे तो चेक तो करेंगे, तो ये देखो क्या साइटोप्लाज्मिक है, क्या साइटोप्लाज्मिक नहीं है क्योंकि मदर अफेक्टेड है, बच्चे नॉर्मल है। वाई लिंक्ड है क्या, वैसे नहीं है क्योंकि फीमेल में डिजीज़ है। तो या तो ये ऑटोसोमल में है या फिर ये एक्स लिंक्ड में है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। वाई लिंक्ड वैसे भी नहीं है, हटा दीजिए। अब बचे ये 3। अब अपन इसको चेक कर लेते हैं, या तो इसको अगर अपन चेक करेंगे, पहले का बात कर लेते हैं ऑटोसोमल की, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट से करेंगे, ये तो सारे सिंबल साइड के समझ में आई गए आपको, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, अब फिर ध्यान से देखना, दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं और ये देखो 2 अफेक्टेड हैं। पेरेंट्स अगर दोनों नॉर्मल हैं और चाइल्ड अफेक्टेड हैं तो डोमिनेंट कभी नहीं होता, एक और हट गया आपका, 2 खत्म। अब ये पेडिग्री रिसेसिव की है, या तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव या ऑटोसोमल रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्रिस क्रॉस से चेक हो जाता है तो उसको करते हैं। देखो फादर भी नॉर्मल, मदर भी नॉर्मल। इससे पहले देख लो, चलो मदर अफेक्टेड है, अगर मैं इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज मानूंगा तो ये ऐसे होगा ना, मदर के स्मॉल, तभी तो मदर में डिजीज आएगी, होमोजाइगस में। अब मदर से ये एक्स आएगा सन में, तो सन नॉर्मल कैसे है भाई? मदर अगर अफेक्टेड है, डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो सारे सन अफेक्टेड आते हैं, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बचा एक ही आंसर, ऑटोसोमल रिसेसिव, जीनोटाइप से चेक भी कर सकते हो। समझ गए पेडिग्री का सॉल्व करने का तरीका? ये तो देख के हो रही, कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं आ रही, ठीक है। 306 का ये आंसर 3 रहेगा।
नेक्स्ट वन, एक और पेडिग्री देखिए, गिवन बिलो इज द पेडिग्री ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ऑलरेडी कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया की पेडिग्री है, ठीक है। इन दिस द आरबीसी ऑफ बोथ पेरेंट्स विल बी, अब दोनों पेरेंट का पहले आप जीनोटाइप देखो फिर आरबीसी की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो सिकल सेल एनीमिया हम जानते हैं कि ऐसी डिजीज है ऑटोसोमल रिसेसिव है और ये कोडोमिनेंस भी शो करती है। इसका मतलब इस डॉटर को और इस सन को दोनों को सिकल सेल एनीमिया है, तो यहाँ आपके दोनों पेरेंट नॉर्मल है और अफेक्टेड चाइल्ड है, नॉर्मल और अफेक्टेड चाइल्ड है और डिजीज रिसेसिव है, तो ये दोनों क्या होंगे, हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस होंगे मतलब HbA-HbS और HbA-HbS, दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस लोग हैं, तभी तो ये अफेक्टेड आ गया ना, HbS-HbS, ये भी HbS-HbS, मतलब पेरेंट्स दोनों हेट्रोजाइगस हैं, तभी ये पेडिग्री के जीनोटाइप लिख पाएंगे। और अगर पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं तो हेट्रोजाइगस पेरेंट के अंदर आरबीसी कैसी होगी, क्योंकि इसमें कोडोमिनेंस होता है, तो नॉर्मल भी होगी सिकल शेप भी होगी। आंसर हो गया 3, दोनों आएंगे नॉर्मल इन सिकल शेप, ठीक है। क्योंकि इसमें कोडोमिनेंस भी है और पेरेंट्स हेट्रोजाइगस मतलब दोनों तरह की आरबीसी होती है, जो हेट्रोजाइगस होगा उसमें दोनों तरह की आरबीसी होगी, कोडोमिनेंस में यही होता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज फॉर मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। कॉन्सेंजिनस मैरिज में हम डबल सिंबल लगाते हैं, डबल वाला ये रहेगा, ये याद रखना है। कॉन्सेंजिनस मैरिज का सिंबल पूछा है तो 2 लाइंस बीजे में दी जाएगी पेरेंट के बीच में। नेक्स्ट वन, अब कुछ डिजीज के क्वेश्चन हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, थैलेसेमिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस, मायोटोनिक और थैलेसेमिया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, थैलेसेमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब डोमिनेंट भी है रिसेसिव भी है, ठीक है, लेकिन है तो सारे ऑटोसोमल। इसको हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सब आ गए, जो जीन से होने वाले डिजीज हैं वो आएंगे मेंडेलियन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या करेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन, फिनाइल कीटोन यूरिया इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट इज इनहेरिटेड एज। फिनाइल कीटोन यूरिया तो हमें पढ़ा भी, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव की तरह इनहेरिट करेगा। ये तो अपने को याद रखना है इनके इनहेरिटेंस, और कोई बड़ी बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मिटीज इज ड्यू टू ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन। अब इसमें कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कलर ब्लाइंडनेस एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, थैलेसेमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट, एनसीईआरटी में पेडिग्री दे रखी है, हीमोफीलिया एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, तो कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है। इनहेरिटेंस डिजीज के याद होने चाहिए, जितना पढ़ाया गया वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, ठीक है। नाउ एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन, एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का एब्सेंट होना या एक्सेस होना, इससे क्या होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, क्रोमोसोम के कम ज़्यादा होने से होने वाला डिजीज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। पॉइंट म्यूटेशन, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये सब जीन से रिलेटेड है, क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, mark the odd one with respect to syndrome which occurs due to failure of segregation of homologous pair chromosome during cell division cycle। अब इसमें आपको ये बताना है, odd बताना है कि कौन सा वो डिजीज नहीं है जो कि सेग्रीगेशन के फेल होने से नहीं बना हो। सेग्रीगेशन फेल होने से क्या होता है, एक तरफ एक क्रोमोसोम ज़्यादा चला गया, एक तरफ कम चला गया, ठीक है। 2n होता है और अगर सेग्रीगेशन फेल हो जाए तो गैमिट n+1 और n-1 वाला बनेगा, मोनोसोमी ट्राइसोमी होगी, ठीक है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमी है, इसमें क्या होता है XXY ट्राइसोमी है। डाउन सिंड्रोम ये 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, इसमें 2n+1 होता है। टर्नर सिंड्रोम ये होता है 2n-1 क्योंकि ये X0 होता है टर्नर सिंड्रोम। थैलेसेमिया जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, यहाँ क्रोमोसोम का कोई काम नहीं है, तो और कौन हुआ, थैलेसेमिया। बाकी 3 डिजीज क्रोमोसोमल है जो ट्राइसोमी या मोनोसोमी से हो रही है, थैलेसेमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, आंसर 4 करेंगे। नेक्स्ट, अब ये डायग्राम दिया हुआ है पूरा, अब दिख जाए तो अच्छी बात है, बाकी ये एनसीईआरटी का उठा के दिया हुआ डायग्राम है और पूछ रहा है कि कैरियोटाइप किस डिजीज़ का है। तो अपन यहाँ अगर वैसे एनसीईआरटी के अंदर ध्यान से देखने पर दिख रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखो इधर
ये 21वें नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। 3 दिख रहे हैं, बाकी सब तो 2-2 पेयर हैं, कैरियोटाइप बना रखा है। 21वें नंबर का क्रोमोसोम, ये 21 अपने को यहाँ प्रिंटिंग की वजह से नहीं दिख रहा है, एनसीईआरटी में ध्यान से देखो वो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम होता है, केवल एनसीईआरटी के डायग्राम पर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप का डायग्राम दे रखा है, अपने को ध्यान रखना है। 21वें नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, मार्क द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच मार्च करना, टर्नर सिंड्रोम में 45 + x0। देखो यू नॉर्मल मेल में क्या होता है, 44 + XX होता है या XY होता है, मतलब ऑटोसोम कितने 44। अब यहाँ 45 थोड़ी होगा, ये तो गलत हो गया, 44 होना चाहिए। फिनाइल कीटोन्यूरिया 44 + XX, फिनाइल कीटोन्यूरिया में ये कॉम्बिनेशन हो ही नहीं, XYY, ये तो जैकब सिंड्रोम है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम 44 + XXY, ये से थैलेसेमिया में तो क्रोमोसोम का तो डिजीज ही नहीं है, तो गलत। यह आंसर हो गया थर्ड, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम XXY ट्राइसोमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 316। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है, हिंदी में दे रखा, वहाँ डिस्कस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। किसमें जो है शारीरिक, मनोप्रेरिक, मानसिक विकास मंदित होता है, मतलब ये क्या है, शारीरिक मतलब फिजिकली, और मनोप्रेरिक का मतलब आपने एनसीईआरटी में एक वर्ड सुना होगा साइकोमोटर, ये वर्ड है PSYCO, साइकोमोटर। एंड मेंटल डेवलपमेंट वीक होना, तो जो साइकोलॉजिकल मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, फिजिकली वीक होते हैं, ऐसा कौन सी डिजीज़ में होता है, तो ये पूछा है। डाउन सिंड्रोम, ये हंसी आ गई, ये सिकल सेल एनीमिया। टर्नर सिंड्रोम वर्णांता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस में हमें सिंबल पता है कि कलर विजन प्रॉपर नहीं है। टर्नर सिंड्रोम अलग है, टर्नर सिंड्रोम में तो स्टेराइल फीमेल होती है, और ये तो सिकल सेल एनीमिया है, ये भी अलग है। डाउन सिंड्रोम के अंदर ऐसा होता है कि मेंटली और फिजिकली वीक भी होता है और मेंटली डिस्टर्ब भी होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डाउन सिंड्रोम 16 का। नेक्स्ट वन, इन विच इंडिविजुअल ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर अफेक्टेड इंडिविजुअल इज 47 क्रोमोसोम। किस में 47 है, 47 मतलब एक ज़्यादा, 46 एक ज़्यादा। टर्नर सिंड्रोम में तो क्या होता है, ये होता है AA + X0, तो ये तो 45 क्रोमोसोम है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में AA + XXY है, तो एक क्रोमोसोम ज़्यादा 47। डाउन सिंड्रोम में भी 2N + 1 होता है, तो ये भी 47 है, तो 2 and 3 बहुत आंसर होंगे। जो ट्राइसोमी वाले हैं उनमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा होगा, तो 47, ट्राइसोमी वाले दोनों हो जाएंगे, टर्नर सिंड्रोम को नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन, द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर शॉर्ट स्टेचर्ड, शॉर्ट मतलब छोटा दिखाई देना, इन दिस डिसऑर्डर, जिसमें वो छोटे होते हैं, वीक होते हैं, ऐसा कौन सा है, तो एक तो टर्नर सिंड्रोम में होता है, फीमेल होती है, बहुत वीक बॉडी होती है। डाउन सिंड्रोम में होता है, अपने को ये सिंबल अभी याद रखने पड़ेंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर शॉर्ट स्ट्रेचर नहीं होता है, मेल नॉर्मल दिखाई देता है। टर्नर सिंड्रोम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में भी नहीं, ये सही है इसका आंसर, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ये जो क्वेश्चन बने ये एनसीईआरटी में जो सिम्टम्स दिए हैं उसी के बेस पे बने हुए, आप वहाँ भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर गायनेकोमेस्टिया सिम्टम। गायनेकोमेस्टिया का मतलब क्या होता है, फीमेल करेक्टर इन मेल, फीमेल करेक्टर इन मेल होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में XXY होता है, तो ये होता तो मेल है, मेल विद फीमेल करेक्टर, और इसी को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, ठीक है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में होगा। नेक्स्ट वन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू मोनोसोमी। मोनोसोमी के हिसाब से करेक्ट बताना। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमी है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है, टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी है, और यही आंसर होगा। हीमोफीलिया वैसे भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो मोनोसोमी के अकॉर्डिंग आंसर टर्नर सिंड्रोम का ना। ह्यूमन में आपको एक ही मोनोसोमिक डिजीज बताइए और वो भी टर्नर सिंड्रोम। एलोसोमिक ट्राइसोमिक कंडीशन, एलोसोम का मतलब क्या हुआ, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम और ट्राइसोमी। टर्नर सिंड्रोम तो मोनोसोमी है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम भी ट्राइसोमी है, लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम वाली नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम
ये इसका आंसर रहेगा। डाउन सिंड्रोम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी होगी, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज सीन इन द ह्यूमन फीमेल ओनली। कौन सी डिजीज सिर्फ ह्यूमन फीमेल में होती है? देखो, डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में हो सकती हैं, हीमोफीलिया मेल और फीमेल दोनों में हो सकती हैं, ठीक है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम ये भी मेल ही होता है बल्कि ये तो, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम है जो सिर्फ फीमेल में होता है, तो इस 322 का आंसर क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। ओके, तो 322 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। क्योंकि ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज सीन इन ह्यूमन फीमेल, तो ये सब जो है मेल फीमेल दोनों में हो सकते हैं या मेल में हो रहे हैं। फीमेल में होने वाला एक ही डिजीज़ है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये आपके ओवरऑल जो हैं 322 क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज के रहे, क्लियर। और हमने टॉपिक द टॉपिक पूरी एक्सरसाइज के हर छोटे बड़े हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया। आगे बात समझ में, ठीक है। एक्चुअली पूरे क्वेश्चन डिस्कस करने का पर्पस मेरा यही था कि कब किस क्वेश्चन में किस स्टूडेंट को डाउट आ जाता है। तो अब आपके सामने पूरी एक्सरसाइज के 322 क्वेश्चन हैं और सब के सब का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। कई बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, याद रखने वाली चीज़ें हैं तो वो डायरेक्ट ही करने हैं, और जिनमें एक्सप्लेनेशन था वो हमने एक्सप्लेन भी किया है। तो आप जैसे जैसे चैप्टर का पार्ट पढ़ते जाएँ वैसे वैसे क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन पहले खुद करें, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन से चेक करें जो गलत हो गया हो। सारे एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन बैठ के देखने की जरूरत नहीं, टाइम लगेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उसका फिर आप अपने इस वीडियो सॉल्यूशन में देखें कि सर ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है, क्या आंसर होना चाहिए। तो आपको डाउट पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने लेवल पे इसको समझ सकते हो।